नमस्कार दोस्तों, मैं गुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज़ का 12वां वीडियो है और पर्यावरण संरक्षण का 5वां भाग है। आज हम लोग पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत पवित्र उपवन 3 मुख्य वानिकी कार्यक्रम बाह्य स्थानीय संरक्षण का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा एक छोटा सा हिस्सा है पवित्र उपवन। आज इसके संबंध में कुछ अध्ययन करेंगे। पवित्र उपवन में 2 शब्द है, पवित्र और उपवन। वन जो होते हैं वो स्वतः फलते फूलते हैं, वृद्धि करते हैं प्राकृतिक रूप से, लेकिन उपवन का जो संबंध होता है इसका कोई रक्षा करने वाला होता है, यानी कि इसका कोई ना कोई माली होता है। और यहाँ शब्द है पवित्र। पवित्र शब्द अगर वृक्षों के साथ जुड़ जाए तो हमारी श्रद्धा भक्ति उसके साथ जुड़ जाती है, क्योंकि भारतीय दार्शनिक प्रणाली में जब जब पवित्रता शब्द जुड़ता है उसके प्रति हमारी अलग सी एक भावना, एक अलग सा नज़रिया विकसित होते चला जाता है। तो आइए समझते हैं पवित्र उपवन होता क्या है। पवित्र उपवन, जिसे इंग्लिश में सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं, एक वन होता है जिसको मैंने बताया कि प्राकृतिक रूप से उगते हैं, फलते फूलते हैं, लेकिन जो पवित्र उपवन होते हैं इसकी रक्षा करने वाला कोई ना कोई होता है, यानी इसका कोई ना कोई माली होता है। वन संरक्षण के उपायों की चर्चा करें तो जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल, ये सभी आते हैं। इसी का एक छोटा सा हिस्सा है पवित्र उपवन। वृक्षों के साथ अगर पवित्रता जुड़ जाता है तो किस मायने में जुड़ता है? वृक्षों को अगर हम लोग पवित्र मानते हैं तो पूरे के पूरे क्षेत्र को हम लोग पवित्र मानने लगते हैं, यानी कि पवित्र मानने से वृक्षों के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो बिल्कुल बदल जाता है। जहाँ पवित्रता शब्द आता है वहाँ पर हमारी आस्था जुड़ जाती है, हमारी श्रद्धा का भाव संचारित होने लगते हैं। हमारी परंपरा रही है कि हमने धरती एवं नदियों को माँ का दर्जा दिया है और माँ मानते हुए उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। इससे क्या होगा कि जो हमारी श्रद्धा के भाव जो होते हैं वो संचारित होने लगते हैं, और यही श्रद्धा वृक्षों के प्रति अगर हो तो हमारा इसके प्रति एक अलग सा लगाव महसूस होने लगता है, जिसके फलस्वरूप हमें पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, नीम की पूजा हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अगर बात करें भारतीय दर्शन प्रणाली में तो इसका अलग ही शब्द, इस पवित्र शब्द का अलग ही दर्जा है। भागवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि मैं पूरी की पूरी प्रकृति में व्याप्त हूँ, यानी कि पर्वतों में हिमालय हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, हाथी में ऐरावत हूँ। तो देखिए अपने आप को इन्होंने पीपल को वृक्षों के रूप में पीपल को बताया है। जहाँ इस तरह का दर्शन प्रणाली हो तो हमारी प्रजाति और समुदाय प्रकृति के तत्वों के प्रति एक अलग सा श्रद्धा भाव रखती है। यदि यह श्रद्धा का भाव वृक्षों के प्रति हो तो ईश्वर वृक्षों के प्रति हो तो ईश्वर, हम लोग इसे ईश्वर मानकर वनों का संरक्षण करेंगे और एक तरह से जो हमारा पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और डिटेल में अध्ययन करते हैं। पवित्र उपवन के अंतर्गत किसी समुदाय में वन देवता एवं आस्था का प्रतीक हो जाता है। जो वन होता है देवता एवं आस्था का प्रतीक हो जाता है। यह क्रियाकलाप वन संरक्षण का आधार बन जाता है। पवित्र उपवन वह क्षेत्र है जिसे लोगों की आस्था और प्रकृति लगाव के कारण संरक्षित किया जाता है, यानी कि किसी समुदाय को अधिकार दिया जाता है वनों के संरक्षण के लिए। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करे तो उसे सजा का पात्र माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर पवित्र उपवन का देखें तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय के क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी घाट, मध्य पठार तथा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र पवित्र उपवन के प्रमुख उदाहरण हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, राजस्थान का समाज है बिश्नोई समाज। ये प्रकृति के चीज़ों से बड़ा ही लगाव रखता है, बड़ा ही इससे जुड़ा हुआ है। एक बिश्नोई आंदोलन हुआ था 1500 AD में हुआ था। इस क्षेत्र में जाम्बूजी नामक एक संत थे, इन्होंने पर्यावरण के प्रति चेतना पैदा करने की बात कही। आज भी बिश्नोई समाज वृक्षों की पूजा एवं संरक्षण करता है। 1731 AD में अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ बचाने के लिए 3 बेटियों सहित अपनी जान गंवा दी। लोग राजा के व्यक्ति पेड़ काटने आए तो इन्होंने पेड़ से लिपट कर अपनी जान गंवा दी कि पहले मुझे काटो उसके बाद पेड़ को काटना। इस तरह अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 3 बेटियों के साथ जान गंवाई। एक खेजड़ी गांव है, वहाँ पर खेड़ली गांव या खेजड़ी गांव में 363 लोगों ने वृक्ष बचाने के लिए जान गंवा दी। वहाँ के राजा अजीत सिंह पेड़ कटवाने के लिए अपने लोगों को भेजा, तो वहाँ के लोगों ने पेड़ों से लिपट कर पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। तो राजा के व्यक्ति ने उन लोगों को पहले काट दिया, उसके बाद फिर पेड़ों की कटाई की। तो ये कुछ थोड़े से आंदोलन है, इसको आगे चल के जो भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा एक परिचय दे देते हैं।
पवित्र उपवन का जो भी संरक्षित क्षेत्र होता है, किसी समुदाय को अधिकार दे दिया जाता है और ये अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती जाती रहती है। वनों के संरक्षण में समुदाय की भूमिका बढ़ाने का ये एक पवित्र उपवन ज़बरदस्त प्रयास है। ठीक है, तो ये रहा अपना पवित्र उपवन। अगला देखते हैं 3 मुख्य वानिकी कार्यक्रम। अपना अगला टॉपिक है 3 मुख्य वानिकी कार्यक्रम, 3 मेन फॉरेस्ट ट्री। ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण न होकर वृक्षारोपण रहा है। वनों के क्षेत्र में विस्तार किया जाए और वृक्ष लगाया जाए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वनों के क्षेत्र में विस्तार किया जाए और वृक्ष लगाया जाए। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। वृक्षारोपण का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें समाज, समुदाय, गांव के लोग शामिल हो, यानी कि लोग शामिल हो और सरकार इसका समर्थन करेगी। यानी कि खाली ज़मीन पर वृक्ष लगाया जाए, उसकी देख रेख किया जाए। इस वृक्ष से जो भी उत्पाद प्राप्त होगा उसका उपयोग आप लोग ही करें, यानी कि समुदाय, गांव के लोग ही उस उत्पाद का उपयोग करें। सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य गांव के ईंधन की ज़रूरत गांव से ही पूरी की जाए। यानी कि जिससे इसके फलस्वरूप क्या होगा, जिस वन कटने बंद हो जाएंगे, पेड़ लगाने की शुरुआत हो जाएगी। इसके अंतर्गत ऊसर जमीन पर वृक्ष लगाए जाने की बात कही गई। इससे क्या होगा कि ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी, मरुस्थल का जो बढ़ना शुरू हो रहा था वो रुक जाएगा। इसमें से जो भी वन उत्पाद मिलेंगे छोटे मोटे उद्योगों के लिए ये कच्चा माल का भी काम करेंगे एवं वनों के वृक्षों के प्रति जन चेतना भी इसके माध्यम से बढ़ेगी। वृक्ष लगाने से घरों की ज़रूरतें, फर्नीचर की ज़रूरतें, लकड़ी की ज़रूरतें, उद्योगों की ज़रूरतें तथा वन उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो ये ज़रूरतें पूरी होती है और वन उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो ये रहा 3 मुख्य वानिकी कार्यक्रम का सामाजिक वानिकी। इसको और भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सामाजिक वानिकी को एक थोड़ा सा शॉर्ट में समझे तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण ईंधन की समस्या समाधान के लिए इसको शुरुआत किया गया था। यह एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें वन लगाने तथा उसका उपयोग करने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों के ऊपर सौंप दी गई। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों द्वारा समाज की भूमि पर वन वृक्ष लगाए जाते हैं। इसके उद्देश्यों को थोड़ा सा और भी देखें तो जो वन है वो ईंधन के रूप में उपलब्ध हो जाएं, ताकि जो गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया जा सके। वन एवं भूमि संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि वन एवं भूमि का संरक्षण हो, ताकि ऊसर एवं प्रति भूमि का उपयोग किया जा सके, ग्रामीण आवश्यकता का पूर्ति की जा सके। उद्योगों, जो छोटे मोटे उद्योग है उसके वन उत्पाद उस उद्योग की ज़रूरतों को पूरा कर सके, वन एवं वृक्षों के प्रति जन चेतना जागृत हो सके। तो ये थोड़ा सामाजिक वानिकी का एक शॉर्ट रूप में हुआ। लेकिन इस कार्यक्रम के अंदर ग्रामीण और समाज की भूमि पर वृक्ष लगाए जाते हैं। दुर्भाग्यवश यह कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, क्योंकि बाहुबली लोग ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे जो ऊसर और प्रतिभूमि थी। वृक्ष लगाने के बाद अगर ऊसर और प्रतिभूमि पर वृक्ष लगाए जाते थे तो पशु चर जाते थे और जन चेतना उतनी नहीं थी, जितनी पंचायतों ने इस दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया। वृक्षों को वृक्ष लगाने एवं संरक्षण की ट्रेनिंग नहीं थी, वृक्षों को नहीं, ग्रामीणों को। ठीक है। उसके बाद एक पौधा लगाया गया था यूकेलिप्टस, शुरुआत में ये लगाया गया था। ये बहुत ज़्यादा पानी सोख लेता था। इस कारण क्या हुआ कि आसपास की जो भी भूमि थी वो ऊसर हो जाती थी। यह भारत का असफल वानिकी कार्यक्रम था, परंतु यह एक अच्छा विचार था। 1990 के आसपास सामाजिक वानिकी में सुधार लाने की बात कही गई, किंतु फिर भी यह असफल रहा, क्योंकि निजी क्षेत्रों को निमंत्रण भेजा गया, ये लोग उतने एक्टिव नहीं हुए। एमएनसी को निवेश के लिए आग्रह किया गया, ये भी उतने एक्टिव नहीं रहे। पंचायत अपने दायित्वों को लेकर उदासीन बना रहा तथा एनजीओ को भी शामिल किया गया था, परंतु एनजीओ भी अपनी मुख्य भूमिका नहीं निभाई। देखते हैं अगला कार्यक्रम। तीन मुख्य वानिकी कार्यक्रम में अपना दूसरा कार्यक्रम है कृषि वानिकी, जिसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ये कार्यक्रम अभी चल रहा है तथा सफल कार्यक्रम है। यह भूमि उपयोग की ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुवर्षीय वृक्ष तथा एक वर्षीय फसलें साथ साथ उगाई जाती है। इसका मूल उद्देश्य भूमि का अधिकतम उपयोग करना है।
इसमें किसान सरकारी विभागों द्वारा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए गए पौधों को अपने खेतों में या मेड़ों पर लगाते हैं। ये थोड़ा सा सफल कार्यक्रम है। अगला अपना सार्वजनिक वानिकी, जिसे पब्लिक फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसमें वृक्ष लगाने का कार्य स्वयं वन विभाग करता है, यानी कि सरकार के द्वारा इसमें वृक्ष लगाए जाते हैं। वन विभाग द्वारा मार्गों के दोनों ओर, रेल पटरियों तथा नहरों के किनारे एवं सार्वजनिक स्थलों पर वृक्ष लगाए जाते हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य स्थानीय समुदायों की वन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना तथा वृक्षों की संख्या में वृद्धि करना, वन पर आधारित जरूरतें पूरी हो जाए एवं साथ ही साथ वन क्षेत्रों में वृद्धि हो जाए। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा है और यह भी सफल कार्यक्रम है। ठीक है, ये 2 टॉपिक समाप्त हो गया। अपना बाह्य स्थान संरक्षण तीसरा टॉपिक है। अगला टॉपिक है अपना बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, इसमें संरक्षण शब्द है, में इसका मतलब है जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं रहकर उसकी संरक्षण करे, जिसके अंतर्गत वनस्पति, जीव जंतु और भूदृश्य आते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षित वन, आरक्षित वन और जैव मंडल का उपयोग किया जाता है। किंतु मौसम, औद्योगिक विकास, प्राकृतिक आपदा की वजह से संरक्षण नहीं हो पाता है, जिसके अंतर्गत वनस्पति, जीव जंतु को हटाकर दूसरी जगह फिक्स कर दिया जाता है एवं उनकी सुरक्षा की जाती है। क्योंकि इनकी सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला के अनिवार्य हिस्से हैं और इनकी सुरक्षा करना ही उसकी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को ले जाना है। इसे ही एक्सटर्नल लोकेशन प्रोटेक्शन, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसे इंग्लिश में XC2 भी शॉर्ट में कहते हैं। इसका कुल मिलाकर कहें तो वनस्पति एवं जीव जंतु के प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में रखा जाता है या उस वहाँ पर कृत्रिम रूप में उन परिस्थितियों की रचना की जाती है जिसमें वो आसानी से रह सके, तो वही अपना होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ये 3 प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत चिड़ियाघर, वानस्पतिक पार्क और जीन बैंक आते हैं। तो इनको थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं बारी बारी से। चिड़ियाघर, जिसे इंग्लिश में जू कहते हैं, ऐसे प्राणियों को लाकर एक साथ रखना जिनको उनके जगह पर बनाए रखना मुश्किल होता है, यानी कि उसके मूल स्थान पर उनको बनाए रखना जहां मुश्किल होता है, उसको एक ऐसे जगह पर लाकर रख देना जिससे वे आसानी से रह सकें। चिड़ियाघर एक तरह से मनोरंजन एवं पर्यटन का केंद्र भी होता है। इसके अलावा इसकी देखभाल करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भी बनाया गया है। अगला अपना है वनस्पतिक पार्क। जो प्रजाति या संकट की स्थिति में हो, यानी कि संकटापन्न हो, उनको यहाँ लाकर कोशिश की जाती है कि उन्हें उसी प्रकार की जलवायु प्रदान की जाए जो उनके प्राकृतिक वातावरण के आसपास हो। एक तरह का कृत्रिम वातावरण होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोटेनिकल गार्डन कहते हैं वनस्पति पार्क को। जैसे फेमस रूप में देखें तो लॉयड वनस्पति पार्क जो कि दार्जिलिंग में है, नंदनकानन जो कि भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, एक्सप्रेस बोटेनिकल गार्डन जो पुणे महाराष्ट्र में है, सेमोली बोटेनिकल गार्डन जो चेन्नई में है। इसके अलावा जीन बैंक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण में। अगला अपना है जीन बैंक, यानी कि सभी प्राणियों एवं जंतुओं में एक जनन द्रव्य होता है जिसे जीन कहते हैं। बहुत से प्राणियों को जीवित नहीं रख पा रहे हैं तो फिर उनके जनन द्रव्य को निकाल कर उनको जीन बैंक में रख दिया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़े तो उस प्राणी या जीव को फिर से विकसित किया जा सके। तो ये 3 प्रकार के संरक्षण के उपाय थे। पवित्र वन, 3 मुख्य वानिकी कार्य में बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।